सेविका का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज दिन की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर अदानी समूह है। शेयरों में जो पिटाई थी उसका सिलसिला आज फिर जारी है। कल बाजार बंद था, लेकिन आज दूसरा कारोबारी सत्र था। अदानी समूह के सभी शेयरों में तेज गिरावट थी और अब समूह खुद नहीं लुढ़क रहा है, समूह के शेयर खुद नहीं पिट रहे हैं, पूरे बाजार पर इसका असर पड़ रहा है। बाजार के दिग्गज भी अब गिरते दिख रहे हैं, पिघलते दिख रहे हैं शेयर, और शेयर बाजार में तेज गिरावट की आशंकाएं अब और ज्यादा गहराती जा रही हैं। इस पर तो हम विश्लेषण करेंगे, इस पर तो हम बात करेंगे ही। आगे क्या है, नियामक क्या करेंगे, समूह क्या करेगा, शेयरों की क्या स्थिति है, शेयर बाजार पर इसका क्या असर होगा। लेकिन कुछ और खबरें भी हैं जो आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। सबसे पहले आप उन पर नजर डालिए। आज शुरुआत करेंगे फिर चर्चा में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा। लेकिन इस बार चर्चा जहां से शुरू हुई है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार की चर्चा शुरू हुई है खुद बीजेपी शासित एक राज्य से, इसलिए इसके बड़े मायने हैं। क्या मायने, ये समझेंगे। क्या अब सस्ता होगा आटा महंगा, सरकार ने कदम उठाया है, क्या असर होगा देखेंगे। हम क्यों करने लगे कपड़ों का आयात, हम तो निर्यातक थे, क्या हो गया ऐसा, इस बाजार में क्यों उलटफेर हो गया, ये समझेंगे। बढ़ने वाली है कोयले की कीमत, सरकार तैयारी कर रही है, कोल इंडिया तैयारी कर रही है। क्या होगा अगर कीमतें बढ़ गई, कीमतें बढ़ाई क्यों जा रही, जब 5 साल से नहीं बढ़ाई गई, अब क्या जरूरत आ गई, इसको समझेंगे। कहां अटक गए बीमा के सुधार, इस पर चर्चा होगी। और आप पहुंची अरमानों की एक और चिट्ठी। किसके अरमान है, किसकी चिट्ठी है, ये आपको सुनाएंगे। शुरुआत पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे से। ओल्ड पेंशन सिस्टम यानी ओपीएस का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। पहली बार भाजपा समर्थित किसी राज्य ने यह मुद्दा उठाया है। दरअसल बात है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उनकी सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वित्त मंत्रालय सहित अन्य विभागों के साथ इस पर चर्चा करेगी। इसके लिए एक लंबी अवधि की योजना बनाई जाएगी। हाल में ही कांग्रेस शासित राज्यों ने, हिमाचल प्रदेश ने, राजस्थान ने पुरानी पेंशन को लागू कर दिया है। सर, पुरानी पेंशन को लेकर क्या अब दबाव जो है वो नए सिरे से बनना शुरू होगा? हाँ शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। आज के मनी सेंट्रल में अगर मैं चुनूं मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर अडानी के स्टॉक्स में गिरावट नहीं बल्कि भारत की तरफ से कपड़े का आयात शुरू होना है, जो शायद बड़ी खबर है, जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत जो गारमेंट का निर्यातक था वो आयातक कैसे हो गया, इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अडानी समूह की स्टॉक्स को लेकर कई सारे नए ताजे घटनाक्रम हैं, कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जिनके बारे में हम बताएंगे। लेकिन पहला महत्वपूर्ण विषय पुरानी पेंशन योजना का। सिर्फ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री नहीं शुभम, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि राज्य का शिक्षा विभाग पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के तौर तरीकों पर अध्ययन कर रहा है, रिसर्च कर रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या इसे लागू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। और यहाँ से पूरी पेंशन की, पुरानी पेंशन की बहस ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है। अभी तक ये माना जाता था कि पुरानी पेंशन पर भारत की राजनीतिक आधार पर दो ध्रुवों में बटी हुई है। कांग्रेस और गैर बीजेपी शासित राज्य पुरानी पेंशन योजना के हक में है, समर्थन में है, लागू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा कर दी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोग और सरकार के लोग इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बुरा कदम मान रहे थे। सरकार के प्रमुख थिंक टैंक भी कह रहे थे कि भारत में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र ने इस पूरी बहस में एक नया मोड़ ला दिया। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है और अगर महाराष्ट्र में यह राजनीतिक दबाव बनता दिखाई दे रहा है कि वहाँ पुरानी पेंशन योजना पर विचार शुरू हो गया है तो फिर बात तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि बाकी राज्य भी ऐसा करेंगे। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। बजट हमारे सामने है, निगाहें रहेंगी हमारी बजट पर कि क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर बजट में कुछ बोलती भी है, बताती भी है, क्योंकि सरकार के भीतर कहीं इस बात पर विचार चल रहा है कि क्या कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है जिसमें एनपीएस और ओपीएस के बीच की कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जा सके जिसमें थोड़ा सा हिस्सा कर्मचारियों को डिफाइंड बेनिफिट पेंशन के तौर पर दिया जा सके और थोड़ा सा हिस्सा मार्केट ओरिएंटेड बेनिफिट के तौर पर दिया जा सके। हालांकि अभी इसके बारे में कोई स्पष्ट रूप से प्रस्ताव, ढांचा या सुझाव नहीं है, लेकिन निगाहें रखिएगा आप, पुरानी पेंशन की वापसी इस साल का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। अब दूसरी बड़ी खबर आज आटे से, मैदे से, गेहूं से। दरअसल शुक्रवार को सरकार ने एक फैसला लिया। सरकार ने कहा कि 30 लाख टन गेहूं को वो
खुले बाजार में बेचेगी अपने गोडाउन से निकाल के। इसके बाद बाजार के जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये फैसले से गेहूं की कीमतें 500 से 600 रुपए प्रति क्विंटल तक कम हो सकती हैं। विभिन्न मंडियों में भाव हमने आपको बताया था, हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में 2800, 2900, 3000 रुपए तक प्रति क्विंटल तक चल रहे थे। अब अगर मान लीजिए कि 500-600 रुपए कमी हो जाएगी तो 2300 से 2400 तक के भाव आ सकते हैं इस संभावना के आधार पर। ऐसे में सरकार को अगर खरीद करनी पड़ी तो वो एमएसपी के ऊपर ही करनी पड़ेगी। एक खबर आज ये भी आई कि सरकार को 160 लाख टन गेहूं की जरूरत पड़ेगी अगर सरकार को अपने सारे ऑब्लिगेशन, अपनी सारी स्कीमें प्रॉपर चलानी है तो। पिछले साल ध्यान रहे आपको 182 लाख टन की गेहूं खरीद हो पाई थी। सर, पहला सवाल गेहूं की कीमत को लेकर, सरकार का यह फैसला क्या वाकई गेहूं की, आटे की, मैदे की कीमत कम कर पाएगा? गेहूं की कीमत को लेकर और गेहूं के भंडार को लेकर सरकार अपने पिछले एक दशक की सबसे बड़ी दुविधा में है। वैसे हम करीब से समझते हैं तो हमें दिखाई देगा। दो महत्वपूर्ण चीज़ें, एक तो ये कि खुले बाजार में लंबे समय के बाद, तमाम कोशिशों के बाद अंततः जब आटे और मैदे की कीमतें इस स्तर पर पहुंच गई कि उनकी राजनीतिक तपिश सरकार को महसूस होने लगी, तब ये हुआ कि हम खुले बाजार में सरकार गेहूँ की बिक्री करेगी। कीमतों में 4 से 5 रुपए की कमी होने की संभावना है, लेकिन किसी भी स्थिति में बाजार ऐसा कोई संकेत नहीं दे रहा है कि खुले बाजार की बिक्री के बाद भी बाजार में गेहूं की कीमत एमएसपी के बराबर आ पाएगी, यानी एमएसपी से ऊपर है। यानी बाजार गेहूं की खरीद के वक्त सरकार से प्रतिस्पर्धा कर रहा होगा। बाजार में खड़े हुए प्राइवेट ग्राहक सरकार से महंगी कीमत पर गेहूं खरीदने को तैयार होंगे और ये बाजार में गेहूं की कीमतें ऊंची रहने की अंतर्धारणा का नतीजा होगा। सरकार इस स्थिति में अपने खाद्य भंडार को कैसे मैनेज करेगी, इस पर बड़ा सवाल है। इसी के साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार को खाद्य सुरक्षा स्कीम के तहत, जिसमें कि अब परिवर्तन किया गया है, लेकिन जितना अनाज अब दिया जा रहा है, मुफ्त दिया जा रहा है, उसकी ज़रूरत के लिए करीब 180 लाख टन, 18 मिलियन टन गेहूं की ज़रूरत है। और यदि पूरे साल बाजार में गेहूं की कीमतें ऊंची रहती हैं और सरकार को बाजार में 1-2 बार और दखल करना पड़ता है तो सरकार को ज़्यादा खरीद करनी पड़ेगी बाजार में गेहूं की और ज़्यादा बड़ा भंडार बनाना पड़ेगा। और इसीलिए माना जा रहा है कि सरकार को 160 मिलियन टन के गेहूं की खरीद इस साल करनी पड़ेगी। पुराने बफर स्टॉक को जोड़ने के बाद सरकार के पास तब ये आरामदेह स्थिति बनेगी। और यही वो पेच छिपा है शुभम गेहूं के बाजार का, जो बाजार बहुत कायदे से समझ रहा है। बाजार को ये शायद लगता है कि सरकार किसी भी स्थिति में मौजूदा कीमतों पर इतना गेहूं नहीं खरीद पाएगी जितने गेहूं की जरूरत उसको भंडार में है। और यदि सरकार गेहूं की अपनी खरीद बढ़ाने के लिए बोनस जैसी कोई व्यवस्था लेकर आती है, उपज से पहले कुछ अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की कोशिश करती है, तो बाजार में कीमतों की बढ़ने की संभावनाएं और ज़्यादा हो जाएंगी। ये गुत्थी कैसे सुलझेगी, इसके लिए हमें रबी के मौसम में गेहूं की खरीद का इंतजार करना होगा। फिलहाल आटे और मैदे की कीमत में थोड़ी बहुत तो रियायत की उम्मीद है, लेकिन बाजार में कीमतें बहुत तेजी से गेहूं की टूटेंगी, इसकी गुंजाइश अभी फिलहाल हमें नहीं दिखाई देती। चलिए, गेहूं के बाजार से, मंडियों से आप सीधे चलिए टेक्सटाइल की फैक्ट्रियों में। देश के टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग में अजीब सी उलटफेर मची हुई है। इस इंडस्ट्री में इंपोर्ट करीब 49% उछल गया है। मौजूदा वित्त वर्ष में नवंबर महीने तक टेक्सटाइल और गारमेंट का आयात बढ़कर करीब 7.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इस दौरान टेक्सटाइल और गारमेंट का निर्यात 13.4% घटकर 23.1 अरब डॉलर का रह गया। सर, हम निर्यातक थे, बड़े निर्यातक थे, यूरोप में हमारे कपड़े जाते थे, हमेशा ये एक बड़ी कीर्ति कथा थी, एक सफल कथा थी। अचानक यहाँ क्या हो गया? ये सबसे बड़ा उलटफेर है बाजार का। और इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आप स्टॉक मार्केट से बाहर की दुनिया अर्थव्यवस्था में आज की तारीख में देखना चाहें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती। भारत स्थायी रूप से, ऐतिहासिक रूप से अगर आप इतिहास से भी जाएं तो भारत कपड़े का, गारमेंट का, फैब्रिक का निर्यातक रहा। लेकिन अचानक पिछले 3-4 महीनों में भारत में एक अजीब सी परिस्थिति बनी, और परिस्थिति ये बनी है कि भारत का अपैरल इंपोर्ट, परिधान का इंपोर्ट 53% बढ़ा है। और थोड़ा बहुत नहीं शुभम, 1.2 बिलियन डॉलर के कपड़े हमने इंपोर्ट किए हैं भारत में। अब आप कहेंगे कि भारत में जहां हर राज्य में कपड़ों का एक क्लस्टर है, भारत दुनिया में प्रमुख निर्यातक है, भारत में दुनिया के सारे प्रमुख ब्रांड कपड़े बनवाते हैं, वहां ऐसा क्यों हो रहा है? और ये आयात बांग्लादेश से हो रहा है, इसका कुछ हिस्सा चीन से आ रहा है और बाकी साउथ ईस्ट एशिया के देशों से हो रहा है। और इसने भारत के व्यापार घाटे की पूरी तस्वीर को और ज़्यादा चिंताजनक कर दिया है। हमने ये नहीं सोचा था, इस बात की संभावनाएं कहीं से भी नहीं थी कि भारत को गारमेंट और अपैरल का इंपोर्ट करना पड़ रहा है। और इससे पूरी की पूरी बाजार की गणित लड़खड़ा गई है। इसलिए हो सकता है आने वाले समय में आपको बाजार में कई सारे ऐसे कपड़े दिखाई पड़े। लंबे समय के बाद भारत में आयातित कपड़े, सामान्य स्तर के आयातित कपड़ों की बिक्री बाजार में दिखाई देगी। और ये उलटफेर क्यों हुआ, इसे हम समझते हैं।
सर अब बड़ी बात यह कि ये उलटफेर हो गई, कितनी बड़ी चिंता है, क्या इंडस्ट्री को करना चाहिए, क्या आगे का आपको राह दिखती है? चिंता बड़ी इसलिए क्योंकि इसमें आप 20% तो कपड़ा चीन से आयात कर रहे हैं, चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब चीन के इंपोर्ट्स कम करने की कोशिश चल रही थी कि चीन से कंपोनेंट का इंपोर्ट कम किया जाए, दवाओं के कच्चे माल का आयात कम किया जाए, हम कपड़े भी आयात करने लगे। इसकी वजह क्या हुई? इसकी दो बड़ी वजह हैं, इसकी 2-3 बड़ी वजह जिन्हें समझना जरूरी है। पहली चीज़ तो ये कि भारतीय बाजार में कॉटन की कमी थी, कपास की कमी थी। इस कपास की कमी के कारण जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है जिससे कि परिधान बनाए जाते हैं, उसकी महंगाई आई, प्रोडक्शन की कैपेसिटी का जो भारत में उपलब्ध थी उसमें उत्पादन नहीं हो पाया। नतीजतन भारत के निर्माताओं ने कपड़ों का आयात करना शुरू कर दिया। और इसीलिए आप देखें कि पिछले साल की महंगाई के चक्कर में हम लोगों ने मनी सेंट्रल में शुभम बताया भी था कि कपड़ों की महंगाई पिछले 1 साल से लगातार भारत में बनी हुई। दूसरी एक चीज़ ये कि भारत की बहुत सारी कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात का लाभ उठाने के लिए बांग्लादेश में यूनिट्स लगाई थी, क्योंकि बांग्लादेश के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पेशल निर्यात का कोटा है। और हमें याद होगा कि ताज़ा संकट से पहले, जो अभी ताज़ा संकट रूस यूक्रेन युद्ध के बाद आया, जब बांग्लादेश में बिजली की कमी हुई, बांग्लादेश में एक ईंधन की कमी हुई, इससे पहले तक बांग्लादेश गारमेंट निर्यात में, परिधान निर्यात में एक बड़ी सफल कथा था पिछले 3-4 साल की। उसका लाभ भारतीय निर्यातकों ने उठाया था और उन्होंने वहाँ यूनिट्स लगाई थी। ये यूनिट्स अब वहाँ से भारत को एक्सपोर्ट कर रही हैं, यानी भारत की ही कंपनियां जो वहाँ पर कपड़े बना रही हैं उन्हें वो भारत में आयात कर रही हैं। तो दूसरी बड़ी वजह है जिसके कारण ये आपूर्ति बढ़ी है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारतीय बाजार में लागत ज़्यादा होने के कारण, विदेशी मुद्रा का जो आर्बिट्रेज है उसका फ़ायदा होने के कारण बहुत भी फैक्टर हैं जो भारत में कपड़े के आयात को बढ़ा रहे हैं। और ये बड़ी चुनौती है भारत के लिए। हालांकि माना जा रहा है कि शायद अगले 3-4 महीने में परिस्थितियाँ थोड़ी सुधर जाएंगी, भारत की फैक्ट्री से उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन भारत कपड़े का, परिधानों का आयात शुरू कर देगा, ये शायद इस साल की शुरुआत में, पिछले साल की शुरुआत में नहीं सोचा था। केंद्र सरकार और कोल इंडिया पावर सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए कोयले के दाम बढ़ाने का प्लान बना रही है, तैयारी कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो इस साल बिजली की कीमतें और बढ़ जाएंगी। अप्रैल से जून के दौरान बिजली की भारी मांग रहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस बारे में विचार हो रहा है, अगर अंतिम फैसला हुआ तो बिजली की कीमतों में निश्चित तौर पर उछाल देखने को मिलेगा। बीते 5 सालों से कोल इंडिया ने कोयले के दाम नहीं बढ़ाए हैं। सर, जब 5 साल से नहीं बढ़ाए थे तो अब कीमतें बढ़ाने पर विचार क्यों? ये कुछ अनोखी सी बात लग रही है। शायद कोल इंडिया की तरफ से इस बात के संकेत दिए गए हैं कि कोल इंडिया के कामकाज की लागत बढ़ी है। वो तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि पिछले 1 साल के भीतर बहुत सारी 5 साल के भीतर बहुत सारी चीज़ों की महंगाई बढ़ी है, वेतन भी बढ़े हैं, ईंधन के खर्चे भी बढ़े हैं, बाकी खर्चे भी बढ़े हैं, और उन खर्चों को कोल इंडिया ने अपने प्राइसेस में शामिल नहीं किया है, और इसलिए शायद कोल इंडिया की तरफ से दबाव है। लेकिन इसका एक पैराडॉक्स भी है, इसका एक एंटीथीसिस भी। एंटीथीसिस ये है कि कोल इंडिया के ताजे नतीजे अगर आप देखें तो कोल इंडिया का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहली छमाही में रिकॉर्ड लेवल पर था, रिकॉर्ड ऊंचाई पर था। तो अगर कोल इंडिया की बैलेंस शीट देखें तो इस बात की का दबाव कंपनी पर नहीं बनता दिखता है कि वो कोयले की कीमत बढ़ाए। लेकिन कोयले की कीमत बढ़ाने की अगर तैयारी होती है तो हमें फिर इसे भारतीय बाजार में बिजली की लागत में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। हमें याद रखना ज़रूरी है कि इस साल भी कोयले की कमी की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। सरकार ने बिजली कंपनियों को कोयला आयात करने के लिए कहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगी कीमतों पर है, और यहाँ तक कि सरकार पावर एक्सचेंज में जो दर है उस दर के आधार पर सरकार के अपने बिजली नेटवर्क के लिए जो बिजली वितरण करती है उसके लिए जो बिजली वितरण कंपनियां हैं वो बाजार में इंपोर्टेड कोयले से बनी बिजली खरीदने की तैयारी कर रही हैं, और इसके लिए एक टेंडर भी जारी किया जा रहा है। अगर भारत में कोयले की कीमतें बढ़ती हैं तो 5 साल बाद भारत की सरकारी कंपनी कोयला महंगा करेगी। अभी तक ये प्रस्ताव विचाराधीन है। आज दरअसल बुलेटिन में एक के बाद एक ऐसी खबरें हैं जो वाकई चौंकाने वाली हैं। अब एक अगली खबर सुनिए आप, ये भी आपको चौंकाने वाली लगेगी। शेयर बाजार में F&O कारोबार करने वाले करीब 90% ट्रेडर नुकसान में रहते हैं, उन्हें नुकसान हो रहा है। ऐसा पता चला है सेबी की तरफ से की गई एक स्टडी में। एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा और सामने आया कि इसमें जितने भी लोग नुकसान सह रहे हैं उनमें 84% पुरुष हैं। ऑब्वियसली ट्रेडर्स मेल्स ज़्यादा करते हैं, इसलिए ट्रेडिंग में नुकसान भी उनको ज़्यादा हो रहा है। 75% लोग ऐसे हैं जो 40 साल से कम उम्र के हैं, यानी कि अभी नए बाजार में आए थे, युवा पीढ़ी थी, और उन्होंने बाजार में सीधे F&O में हाथ डाल दिया जहां पे उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। ये स्टडी की गई है 2019 से 2020 के बीच जो कारोबार किया गया है उस पर। सर, पहला सवाल तो कि ये स्टडी आपको बाजार की कैसी तस्वीर दिखाती है? ये स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है, और हम लगातार मनी सेंट्रल में अपने सारे कार्यक्रमों में बताते रहे हैं कि F&O या ये जो
ये जो फॉरवर्ड मार्केट के ऑप्शंस की गणित आपको अलग अलग जगह सिखाई जाती है वो कितनी खतरनाक है, और उस बात को सेबी की रिपोर्ट में सामने निकल कर आई है। सेबी ने इस रिपोर्ट की में जांच में पहली चीज़ तो ये स्पष्ट रखी कि जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं और जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनको अलग अलग कर दिया जाए। और इसलिए आप ये मान के चलें कि जिस नुकसान का जिक्र शुभम ने आपसे इस खबर की सुर्खी बताते हुए किया है, हम बाकी आंकड़े जो आपको बताएंगे ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के नुकसान है। एक्टिव ट्रेडर्स तो ट्रेडिंग के धंधे में हैं ही, वो तो नुकसान और फ़ायदा उठा रहे हैं। 19 से 22 के बीच में भारत के बाजार में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने F&O ट्रेडिंग या फॉरवर्ड और ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू की थी। हर 10 में से 9 लोगों को नुकसान हुआ, और नुकसान मुनाफे का 15 गुना ज़्यादा है, और औसत नुकसान 50,000 रुपये। तो छोटे ट्रेड थे, पर छोटे ट्रेड में भी नुकसान की संख्या काफ़ी बड़ी थी। और इसने भारत के पूरे F&O कारोबार को लेकर कई तरीके के महत्वपूर्ण जरूरी संकेत और चेतावनियां भेजी हैं। हमें याद रखना ज़रूरी है कि सेबी पिछले 5-6 महीने से लगातार F&O सेगमेंट में चेतावनियां भी दे रही है, और कह भी रहा है भारत का रेगुलेटर कि लोगों को इस निवेश से बचना चाहिए। तो अगर आपको भी कोई F&O बाजार में ट्रेडिंग के लिए कुछ सिखा रहा है या आगे बढ़ा रहा है तो सतर्क रहिए, जान के रहिए कि आप जैसे 10 में से ट्रेडिंग करने वाले 9 लोग अपना पैसा डुबा चुके हैं, अपनी उंगलियां इस बाजार में जला चुके हैं। सर, दूसरा बड़ा सवाल कि नुकसान किन तरह के लोगों को हुआ, किस तरह के लोगों का हुआ, जो नए थे, पुराने थे, कौन थे ये लोग? 90% लोग इसमें इंडिविजुअल ट्रेडर्स थे। 2019 से 2022 के बीच में हमने भारतीय शेयर बाजार में कोविड के दौरान लोग घरों में बैठे थे और उनके वो शेयर बाजार में अपने हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो निवेशक नहीं ट्रेडर बन रहे थे। इसमें एक बड़ा असर सोशल मीडिया और बाकी जगह के इन्फ्लुएंसर ने किया, जिन्होंने लोगों के लिए सबसे जटिल और सबसे खतरनाक कारोबार को ऐसा बता दिया जैसे कि ये सबसे आसान है, कोई भी पैसा कमा सकता है। तो ये वही लोग थे जो लोग अचानक इस दौरान बाजार में सक्रिय हुए थे, और उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी के आधार पर या किसी के बताने के आधार पर बाजार के सबसे वोलेटाइल, सबसे तेज, सबसे सक्रिय और सबसे जोखिम भरे बाजार में हाथ डालकर अपना नुकसान उठाया था। और अब स्थिति है कि सेबी ने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी बताया कि इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो युवा हैं, जिन लोगों जो युवा और मझोली आयु के लोग हैं जिन्होंने इसमें निवेश किया, यानी वही सारे लोग थे। और सेबी ने इस रिपोर्ट में ये भी कहा 30 से 40 साल की उम्र के लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं। हाईएस्ट जो पार्टिसिपेशन है वो 30 से 40 साल की उम्र के लोगों का, यानी ये शुभम आमतौर पर पहली बार के इन्वेस्टर थे, ऐसा लगता है फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर थे जिन्होंने बाजार में पैसा लगाया था। 30 से 40 साल की एज के लोग 39% इसमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब सेबी स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में ये बता रहा है तो आपको बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। निवेशक बनिए, F&O ट्रेडर नहीं, क्योंकि F&O ट्रेडर बनने में अंततः नुकसान ही हाथ लगता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास दर के आंकड़े आए। चौथी तिमाही में यहां तेजी देखी गई। अमेरिका में जीडीपी अक्टूबर से दिसंबर के दौरान 2.9% की दर से बढ़ी। पिछले साल से कम, पिछली तिमाही से कम थी, लेकिन उम्मीद से बेहतर थी। फेडरल रिजर्व के ब्याज दरें बढ़ाने और मंदी की आशंका के बीच ये आंकड़े राहत देने वाले माने जा रहे हैं। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन ने वैश्विक जीडीपी में गिरावट का अनुमान जताया है। मानना है कि 1.9% रहेगी वैश्विक जीडीपी की ग्रोथ। हालांकि भारत की आर्थिक विकास दर मजबूत बने रहने की उम्मीद दिखाई है। 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 5.8% के बढ़ने की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान लगाया है। ये 2022 में अनुमानित 6.4% से कम है। सर, पहला सवाल अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लेकर, जीडीपी के आंकड़े क्या बता रहे हैं? अमेरिका लाख कोशिश के बाद भी मंदी की तरफ खिसकता नहीं दिख रहा है। हालांकि इस साल अनुमान है कि अमेरिका की आर्थिक विकास दर 1% से नीचे जाएगी, पर जीडीपी के जो ताजे आंकड़े 4 बड़े संकेत देते हैं। और ये आंकड़े इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इसका असर हमें बाजार में 2 बड़े संकेतों के तौर पर दिखाई दिया। पहले हम इसके असर समझ लें, फिर आंकड़े को देखें। हमने पहला ये देखा कि अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड थी, 10 साल की बॉन्ड यील्ड, वो करीब 1% बढ़ के 3.5% पर पहुँच गई, और डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई, डॉलर में मजबूती आई। इसकी 2 बड़ी वजह ये कि बाजार मान रहा था कि पिछले साल भर से अमेरिका का फेडरल रिजर्व जिस तरह से ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है, उसका कुछ तो बड़ा असर मंदी के शुरुआती चरणों के तौर पर अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया मंदी की तरफ बढ़ते बढ़ते एकदम मंदी से बचकर निकल रही है, और इसका असर, इसके काफ़ी सारे गहरे और बड़े असर हैं महंगाई और ब्याज दरों को लेकर। 3 बड़े फैक्टर थे।
जो हमें अमेरिका के जीडीपी के आंकड़े में दिखाई देते हैं, पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि प्राइवेट कंपनीज़ ने अपनी इन्वेंट्रीज़ को बनाने में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, शायद सप्लाई चेन के कारण या सप्लाई चेन की समस्याओं के कारण या बाज़ार में कीमतें बढ़ने की संभावनाओं के कारण उन्होंने कई सारी चीज़ों की एडवांस खरीद की और उस खरीद का असर हमें जीडीपी बढ़ने के तौर पर दिखाई दिया। दूसरी चीज़, उपभोक्ताओं की स्पेंडिंग में कोई कमी नहीं आई, उपभोक्ताओं का खर्च अमेरिका में लगातार बढ़ता रहा, यानी लोग खर्च कर रहे थे, इसलिए जीडीपी में बढ़ोतरी आई। और तीसरी चीज़ है कि सरकार के खर्च में भी बढ़ोतरी हुई, फेडरल गवर्नमेंट के स्पेंडिंग में भी बढ़ोतरी हुई, उसका भी असर हमें अमेरिका के जीडीपी के आंकड़े पर दिखाई देता है। इन 3-4 चीज़ों ने में मिलकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जब मंदी की उम्मीद की जा रही है, मंदी को बुलाया जा रहा है, तो अर्थव्यवस्था में अभी मजबूती बनाकर रखी है। अब अगली तिमाही तक और इसके बाद की तिमाही तक के जो आकलन है, ये माना जा रहा है कि शायद अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया इसी तरह से चलती रही तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस साल के कैलेंडर ईयर की दूसरी या तीसरी तिमाही में मंदी में खिसक सकती है थोड़े समय के लिए। लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है शुभम, इसका असर इसलिए बड़ा है क्योंकि अगर मंदी नहीं आती है तो ब्याज दरें लंबे समय तक ऊपर रहेंगी। ब्याज दरें लंबे समय तक ऊपर रहने का मतलब है कि बाजार में कमोडिटी और बाकी चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। इसलिए आज हमने देखा कि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स ऊपर थी, डॉलर इंडेक्स ऊपर था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कमोडिटीज़ की कीमतों में भी बढ़ोतरी या मजबूती हमें दिखाई दे रही है। सर, दूसरी तरफ यूएन की रिपोर्ट आई, ये क्या बताती है? यूएन की रिपोर्ट, कमोडिटी की बात हम जिक्र कर रहे थे, क्रूड की कीमत 88-89 डॉलर पर बैरल के आसपास यानी 90 के करीब पहुंच रहा है क्रूड, ऐसा दिखता है। यूएन की रिपोर्ट ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आकलन में कमी की। यूएन की रिपोर्ट भी इस साल के लिए यानी मौजूदा वित्त वर्ष जो मार्च से शुरू होगा, कैलेंडर ईयर के हिसाब से इस कैलेंडर ईयर का आधा हिस्सा वित्त वर्ष में जाएगा, वहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था में की आर्थिक विकास दर 6% से नीचे रहने का अनुमान लगाया गया है। ये माना गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था लेकिन फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर बाकी अन्य अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर रहेगी। पर अगर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आए हुए सारे आकलन देखें तो दुनिया की आर्थिक विकास दर में 120 बेसिस पॉइंट की कटौती दिखाई दे रही है, अमेरिका में 140 बेसिस पॉइंट की कटौती दिखाई दे रही है, रूस और यूरोपियन यूनियन की अर्थव्यवस्थाएं करीब 2.5% कॉन्ट्रैक्ट होंगी, गिरावट में जाएंगी। चीन की अर्थव्यवस्था में करीब 40 बेसिस पॉइंट की गिरावट आएगी। तो पूरे दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं में इस साल पिछले साल से ज़्यादा गहरी गिरावट और स्लोडाउन रहेगा, इस बात की पुष्टि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ने भी की है। ग्लोबल पेंशन फंड्स ने भारत में अपना निवेश घटाया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक में सबसे बड़ा हिस्सा पेंशन फंड का ही होता है। जुलाई से दिसंबर के दौरान निवेश में तेजी रही, लेकिन जनवरी से बिकवाली देखने को मिली है। 2022 के दौरान निवेश में 0.5% की गिरावट आई है। विदेशी निवेशकों के 48.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश है। 2021 में ये 48.6 करोड़ रुपए का हुआ करता था, 0.5% कम है। 57,000 करोड़ रुपए की कम खरीदारी की गई है, या कह लीजिए निवेश निकाल लिया गया है। सर, क्यों बेच रहे हैं पेंशन फंड? 2-3 बड़े कारण हैं भारतीय शेयर बाजार को लेकर विदेशी निवेशकों के रुख में बदलाव के। हम जनवरी के बाद से भारत में विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली देख रहे हैं और अब तो बाजार में तेज गिरावट का दौर चल रहा है, तो उसमें विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी दिख रही है। पहली महत्वपूर्ण बात यह कि अगर आप भारत के ओवरऑल FPI एसेट्स देखें, यानी जो विदेशी निवेशकों का निवेश भारत में देखें शुभम, तो उसमें पेंशन फंड और सॉवरेन वेल्थ फंड की हिस्सेदारी करीब 14 घटकर 14.1% आ गई है, जो कि दिसंबर 2021 में 14.9% थी। यानी इनका ओवरऑल शेयर भारत में आने वाली विदेशी पूंजी में शेयर बाजार में गिरा है। इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह ये कि चीन की अर्थव्यवस्था खुलने के साथ भारत में निवेश करने वाले विदेशी निवेशक अपना निवेश का एक हिस्सा चीन की तरफ ले जा रहे हैं। लंबे समय के बाद चीन में बेहतर रिटर्न की अपॉर्चुनिटी बन रही है। और दूसरी चीज़, पेंशन फंड खासतौर पर स्पेसिफिकली पेंशन फंड और सॉवरेन वेल्थ फंड को अभी डेट इंस्ट्रूमेंट में बेटर रिटर्न मिल रहे हैं। और ये चर्निंग हमने पूरी दुनिया में देखी है, जहां शेयर बाजारों से पैसा निकलकर डेट मार्केट की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर अब इन्फ्लेशन को देखते हुए, ब्याज दरों में बढ़ोतरी को देखते हुए बॉन्ड्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रिटर्न्स बेहतर हो गए हैं। तो ये शिफ्ट हमें भारतीय बाजार में दिख रहा है और इस शिफ्ट का असर हमें भारतीय शेयर बाजार की अंतर्धारणा को कमज़ोर करने के तौर पर आने वाले समय में नजर आएगा। घरेलू स्टार्टअप कंपनियों ने CCI के आदेश के अनुपालन को लेकर गूगल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि गूगल ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और प्ले स्टोर से जुड़े जो बदलाव किए हैं वे फायदे के लिए जानबूझकर चीज़ों को लटका रहे हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया है और ये बदलाव दिखावटी हैं। गूगल आदेश का अनुपालन दिखाने के लिए कमियों का फायदा उठा रही है। दरअसल CCI ने ऑर्डर दिया था, गूगल पे ये आरोप थे कि वो अपने एकाधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, और कंपनियों को और स्टार्टअप को
मौका नहीं दे रहा है, प्ले स्टोर पर अपने एकाधिकार का दुरुपयोग कर रहा है। सीसीआई का ऑर्डर था, गूगल कह रहा है कि हम तो भाई लागू कर रहे हैं, जैसा आपने बताया। स्टार्टअप कह रहे हैं कि नहीं, कर नहीं रहे हैं, दिखा रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या मामला है, क्या लगता है आपको? गूगल पर 1300 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई गई थी और उसके बाद गूगल को अपने एकाधिकारवादी सिस्टम को जो एंड्रॉयड पर है उसे ख़त्म करना था, बदलना था। ये खींचतान भारत के ऐप डेवलपर्स और गूगल के बीच में पहले से चल रही है और उसी के नतीजे के तौर पर यह मामला कंपटीशन कमीशन में गया था, जहां से गूगल पर भारतीय बाजार में मोनोपोलिक गतिविधियाँ या एकाधिकारवादी गतिविधियाँ चलाने का मामला बना था। गूगल ने 3 बड़े परिवर्तन, 3 बड़े चेंज इनिशिएट किए हैं और ये बड़े चेंजेस हैं भारतीय बाजार में गूगल की दृष्टि से। गूगल ने एक तो सब्सक्राइबर से कहा है कि वो कोई गूगल सर्च के से अलग कोई डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन चुन सकते हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उन्हें कोई दूसरा सर्च इंजन चुनने की भी छूट रहेगी। ये बड़ी बात है। आपके पास और भी बाजार में सर्च इंजन है, आप उन्हें डाउनलोड करके अपने फ़ोन पर रख सकते हैं। आप इस बात के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं होंगे कि एंड्रॉयड यूज़ करते हुए आपको पहल को गूगल सर्च का इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़, गूगल ने जो बदलाव किया है सीसीआई के आदेश के बाद या सीसीआई ने जो निर्देश दिया उसके बाद, जो हैंडसेट बनाने वाली कंपनियां हैं जिनको ओईएम कहा जाता है, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इंडिविजुअल गूगल ऐप्स को अलग से लाइसेंस दे सकते हैं और उन्हें शामिल कर सकते हैं, जिन ऐप्स को आमतौर पर गूगल के पैकेज के तौर पर लाया जा सकता था, और वो अलग से अपने पास ऐप्स को अपने मोबाइल फ़ोन में शामिल कर सकते हैं। और तीसरा और महत्वपूर्ण ये है कि यूज़र ऐप स्टोर का इस्तेमाल करते हुए या किसी ऐप को खरीदते हुए अपनी चॉइस की बिलिंग प्रक्रिया को चुन सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो गूगल के नेटवर्क से जाकर ही उसका पेमेंट करे। तो ये 3 बदलाव तो कम से कम मोनोपोली तोड़ने की दृष्टि से जो सीसीआई का आदेश था वो हमें गूगल के सिस्टम पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये कैसे सेटल होते हैं, भारतीय बाजार में इसका क्या असर होता है, लोगों के मोबाइल फ़ोन एक्सपीरियंसेस पर इसका क्या असर होता है, इस बारे में हमें आगे चलकर पता चलेगा। पर गूगल बाध्य हुई है भारतीय बाजार में अपना एकाधिकार कम करने के लिए। बीमा योजनाओं में सुधार के लिए अब आपको और लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बीमा कानून संशोधन बिल 2022 को आगामी बजट सत्र में लाने की योजना टाल सकती है। इस बिल के न आने से कंपोजिट लाइसेंस प्रावधान भी अटक जाएगा। इंश्योरेंस से जुड़ी दूसरी खबर यह है कि इस साल बीमा के लिए आपको ज़्यादा पैसे भी चुकाने पड़ेंगे। क्यों चुकाने पड़ेंगे? क्योंकि वैश्विक चुनौतियों के बीच री इंश्योरेंस कंपनियों ने इंश्योरेंस कंपनियों के लिए प्रीमियम राशि बढ़ा दी है। बीमा कंपनियां अपना जोखिम सीमित करने के लिए री इंश्योरेंस कराती हैं, री इंश्योरेंस कंपनियों से इंश्योरेंस लेती हैं, एक तरह से आप ये समझ लीजिए। सर, पहला सवाल, बीमा बिल क्यों टल रहा है? बीमा बिल में जो सबसे महत्वपूर्ण सुधार था, जो सबसे बड़ा बदलाव होने वाला था, उस पर इंश्योरेंस कंपनियों ने विरोध कर दिया है। सबसे बड़ा सुधार ये था कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सरकार से कहा था, जो बीमा क्षेत्र का नियामक है, उसने सरकार से कहा था कि एक नया बीमा कानून पेश करे जिसमें कंपनियों को कंपोजिट लाइसेंस की छूट दी जाए। यानी हेल्थ इंश्योरेंस देने वाली कंपनी चाहे तो लाइफ इंश्योरेंस भी दे सकती है, जनरल इंश्योरेंस देने वाली कंपनी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस भी दे सकती है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने इस ग्रुपिंग का विरोध किया है, नॉन लाइफ और लाइफ, जो कि बीमा की भाषा के शब्द हैं, जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा लाइसेंसों के का विरोध किया। कुछ और कंपनियों ने भी इस पर सवाल उठाए, खास तौर पर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से काफ़ी आपत्तियां इस पर आई हैं, और इसलिए ये बड़ा सुधार शायद कानून के तौर पर बजट सत्र में संसद का मुंह नहीं देखेगा, इस बात की संभावना दिखाई दे रही। सरकार की तरफ से संकेत दिए गए कि वे उद्योग से बात करेंगे और उसके बाद फिर इस विधेयक को लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर बजट सत्र में ये बीमा सुधार का बड़ा विधेयक नहीं आता तो हमें फिर मानसून सत्र का इंतजार करना पड़ेगा, तब तक ये विधेयक नहीं आएगा। सर, बीमा की लागत कितनी बढ़ सकती है, जो दूसरी बड़ी खबर है? ये प्रक्रिया पिछले 2 साल से चल रही है। भारत की बीमा कंपनियों के लिए अब जो सबसे बड़ी चुनौती अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्याज दर बढ़ने के साथ हुई है, वो उनके री इंश्योरेंस की लागत बढ़ना है। री इंश्योरेंस का मतलब है कि वो जो बीमा आपको देती हैं उसके घाटों को रिकवर करने के लिए, उनके नुकसानों को कवर करने के लिए वो एक और बीमा पीछे लेती हैं, और उस बीमा को री इंश्योरेंस कहा जाता है। पूरी दुनिया में री इंश्योरेंस की दरें बढ़ी हैं। बीमा कंपनियों को मिलने वाला जो बीमा है, यानी बीमा कंपनियां जिस बीमा को खरीदती हैं, उसकी कीमत बढ़ी है, और इसलिए भारत सहित दुनिया के सारे देशों में इंश्योरेंस की कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है। अब एक नया और दौर, चूँकि ब्याज दरें लगातार पूरे साल से पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं, तो बीमा की री इंश्योरेंस की लागत बढ़ने का एक और नया दौर शुरू होने वाला है, और इस दौर का असर हमें भारत में री इंश्योरेंस कास्ट में 10 से 15% की बढ़ोतरी के तौर पर दिखाई देगा। यानी एक बीमा कंपनी जो काम अपने बीमा के इंश्योरेंस के लिए 100 रुपये देकर करती थी, उसके लिए उसे 110 से 115 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप
तैयार हो जाइए कि अगले प्रीमियम में आपको बीमा की ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही इंश्योरेंस की लागत बढ़ेगी बीमा पॉलिसी महंगी होगी और आपसे अगले प्रीमियम में या रिन्यूअल में या नई पॉलिसी लेते समय ज़्यादा पैसा वसूला जाएगा। ध्यान रहे कि पिछले 1 साल में भारत में बीमा की लागत वैसे भी काफ़ी बढ़ चुकी है, हेल्थ इंश्योरेंस में भी और जीवन बीमा में भी। चलिए अब रुख करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर का। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों की पिटाई जारी है। समूह के सभी 10 शेयर आज भी बाजार में गिरकर बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरावट अदानी बिलमेर के शेयर में देखने को मिली, 27% तक टूट गया ये शेयर। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, अदानी टोटल गैस, जो सीमेंट की 2 कंपनियां हैं, एनडीटीवी, ये सारे ही स्टॉक जो इस समूह से जुड़े हुए थे सबकी बुरी तरह पिटाई हुई। इस बीच अदानी समूह की तरफ से ये कहा गया है, ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 20-20%, 18-18% कंपनियों के शेयर टूट गए हैं। इस बीच कंपनी की तरफ से ये कहा गया कि वो हिडेनबर्ग पर कानूनी कार्रवाई का विचार कर रही है। हिडेनबर्ग ने कहा कीजिए भाई, कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो वे भी कंपनी से दस्तावेज मांगेंगे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अदानी समूह पर शेयरों और बही खातों में हेरफेर के आरोप लगाए हैं। इस बीच सीएलएसए, क्योंकि मामला गर्म था तो सीएलएसए भी एक रिपोर्ट लेकर आई। सीएलएसए ने यह बताया कि अदानी समूह के कारण भारत के बैंकों पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। सीएलएसए ने बताया कि अदानी समूह के कुल कर्ज में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी 30% है, निजी बैंकों की हिस्सेदारी 10% है, और ये एक्सपोजर जहां है वो उन बिजनेसेस में जहां से कैश लगातार आ रहा है। इसलिए बैंकों के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। चिंता इसलिए ज़्यादा बड़ी लग रही थी क्योंकि देश का सबसे बड़ा समूह है, बहुत बड़े कर्ज में है, कर्ज देते हैं बैंक में रखिए जमा। तो अगर ये बहुत बड़ी संकट आया तो कहीं बैंक तो नहीं फंस जाएंगे, शायद इस बात को, बेचैनी को कम करने के लिए ये रिपोर्ट लाई गई है। सर, पहला सवाल, रिपोर्ट के बाद बाजार में इतनी बेचैनी क्यों है? रिपोर्ट के बाद बाजार में 2 तरह से बेचैनी है और ये इस खबर के कुछ नए ताजे घटनाक्रम हैं जिस पर हमने पिछले सप्ताह भी चर्चा की थी। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं और दोनों हिस्सों को बाजार अलग अलग तरीके से डाइजेस्ट कर रहा है और संभाल रहा है। अडानी समूह के क्लैरिफिकेशन के बाद भी बाजार में आज हमने ज़बरदस्त गिरावट देखी। बाजार में स्टॉक्स 20% तक गिरे और गिरते अडानी समूह ने कई सारे और स्टॉक्स को भी अपने साथ नीचे खींच लिया। हमने रिलायंस के स्टॉक में भी गिरावट देखी। 2 बड़ी वजह हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट 2 हिस्सों की तरफ इशारा करती। एक हिस्सा हिडेनबर्ग की रिपोर्ट का वो है जहां पर इस जांच में, जो कि 2 साल तक चली जांच है, इस जांच में हिडेनबर्ग ने अपनी जांच में ये पाया है कि अडानी की कंपनियों का कारोबार साफ सुथरा नहीं है। शेल कंपनियां हैं, विदेश से भारत का ही पैसा घुमाकर अपने स्टॉक्स में लगाया जाता है, कंपनी के बोर्ड में पारदर्शिता नहीं है, वित्तीय सूचनाएं ट्रांसपेरेंटली नहीं जारी की जाती। ये एक हिस्सा है। इस हिस्से में हिडेनबर्ग के निष्कर्ष आरोप के तौर पर लिए जा सकते हैं जिनकी आगे जांच होगी। और दूसरा इसका बिल्कुल अलग पहलू है, जो पहलू बाजार को शायद ज़्यादा परेशान कर रहा है शुभम, वो ये कि हिडेनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन सारे मामलों को आप हटा भी दें नॉन ट्रांसपेरेंसी के, फिर भी मौजूदा वैल्यूएशन पर इस स्टॉक की एक कीमत है ही नहीं जिस कीमत पर ये चल रहा है। और ये स्टॉक में 85% की गिरावट होनी चाहिए क्योंकि कंपनी के कारोबार का ढांचा, उस पर कर्ज, उसके मुनाफे, उसके मार्जिन्स स्टॉक की इतनी ऊंची कीमत को सपोर्ट नहीं करते हैं। आमतौर पर बाजार में ऐसी कॉल्स दी जाती हैं हमेशा, क्योंकि स्टॉक एनालिस्ट और रिसर्च ये बताने की कोशिश करते हैं अपने निवेशकों को कि किसी स्टॉक का वैल्यूएशन सही है कि नहीं, और इस पर काफ़ी बहसें होती हैं। स्टॉक में निवेश करने वाले लोग उसकी संभावनाओं के आधार पर उसके ऊंचे वैल्यूएशन को जस्टिफाई करते हैं, जबकि फंडामेंटल एनालिस्ट क्वेश्चन करते हैं कि उन संभावनाओं के साथ कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं कि नहीं। अब इन 2 चीज़ों के बीच में अडानी के स्टॉक्स आकर फंस गए हैं। एक प्योर मार्केट एनालिसिस है फंडामेंटल्स के बेस के ऊपर, और दूसरी कई तरीके के रहस्यमय कारोबारों में जिसमें कि आर्थिक नियमों के उल्लंघन का मामला भी। और इसलिए शेयर बाजार के निवेशक तय नहीं कर पाए और हमने बाजार में लगातार गिरावट देखी, और वो भी खासतौर पर उस समय गिरावट देखी जब अडानी समूह का एफपीओ आया और उसे अच्छा समर्थन मिला बाजार में। एंकर इन्वेस्टर्स ने बाजार में उसे समर्थन दिया। इसके बाद भी जो पुराने बने हुए निवेशक थे बाजार में, उन्होंने तेज बिकवाली की और बाजार में 10 स्टॉक अडानी के नीचे गए, और आज शेयर बाजार में हमने रिकॉर्ड गिरावट देखी पिछले कुछ महीनों की। सर, अब ये जो 2 चिंताएं आपने बताई, दोनों चिंताएं चाहे स्टॉक मार्केट साइड से लीजिए चाहे कारोबार में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मोटे तौर पे उनको इशू कह लीजिए, अब भारत के नियामक इसमें दखल देंगे?
भारत के नियामक के लिए इस पूरे मामले में बड़ी दुविधा है। हालांकि बाजार में आज एक खबर तैर रही थी, स्पष्ट रूप से सेबी की तरफ से बात तो नहीं कहेगी, पर राइटर्स के हवाले से कई जगह ये खबर अलग अलग तरह से आई कि भारत का नियामक सेबी अडानी के शेयरों में या अडानी की तरफ से की गई पिछले 2-3 साल के जो सौदे हैं उन्हें करीब से देख रहा है और उनकी पड़ताल कर रहा है। सेबी की दुविधा समझना यहाँ ज़रूरी है। जिन चीज़ों का आरोप हिडेनबर्ग की रिपोर्ट में लगाया गया है, सेबी अगर उनकी जांच नहीं करेगा तो एज अ रेगुलेटर, एज अ नियामक सेबी के लिए भारतीय शेयर बाजार की साख को पर उठने वाले सवाल और गहरे होते जाएंगे। दूसरी तरफ बाजार में इतनी तेज गिरावट के बाद भी सेबी को दखल देना ज़रूरी है, क्योंकि सामान्य निवेशकों को तो पता नहीं, उनके तो 60-70 हज़ार करोड़ रुपए बाजार से निकल गए इसी में। तो इस बात की संभावना दिखाई दे रही कि सेबी शायद कुछ ना कुछ दखल इस पूरे मामले में ज़रूर करेगा। अभी तक हालांकि सेबी ने खुलकर स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, लेकिन क्या सेबी खुलकर इस पूरे मामले की जांच करेगा? हिडेनबर्ग की रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए हैं या जो तथ्य रखे गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार के, उनकी पड़ताल होगी कि नहीं होगी? बहरहाल जो भी होगा वो अडानी स्टॉक के सेंटिमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। बाजार के अगर आप प्योर बाजार के निवेश की दृष्टि से देखें तो दोनों ही परिस्थितियों में सेबी अगर कोई इंक्वायरी की अनाउंस करता है, कोई स्क्रूटनी अनाउंस करता है, कोई जांच शुरू करता है, तो उसका असर हमें जो सेंटिमेंट बना है बाजार के सेंटिमेंट के लिए अच्छा नहीं दिखाई देगा। पर सबसे महत्वपूर्ण निगाहें अब भारत के रेगुलेटर पर है कि क्या वो इस रिपोर्ट को इग्नोर करेगा, जाने देगा, या वो अपनी तरफ से कोई स्पष्टीकरण लेकर आएगा, कोई जांच या पड़ताल की घोषणा करेगा। सर, अडानी समूह इस पूरे डैमेज को रोकने के लिए क्या कर सकता है? अडानी समूह के पास विकल्प कम है शुभम। विकल्प इसलिए कम है कि पहली चीज़ तो एक हिडेनबर्ग रिसर्च ने अपनी घोषणा करते हुए अपने को शॉर्ट सेलर घोषित कर दिया। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि वो एक शॉर्ट सेलर हैं और कंपनी के स्टॉक को शॉर्ट कर रहे हैं, जो कि अमेरिका की या किसी भी बाजार की व्यवस्था में एक सामान्य प्रक्रिया है। पर शॉर्ट सेलिंग करना एक बाजार का नियम है, पर उसके साथ जो और भी बिंदु लगाए गए कि कंपनी के कारोबार में साफ सुथरापन नहीं है। अब अडानी समूह अगर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इसको चुनौती देता है, जैसा कि हिडेनबर्ग ने अपने बयान में कहा कि अडानी को हमारे पर मुकदमा करना चाहिए, अडानी समूह अगर मुकदमा करता है अमेरिका में, तो जो 88 सवालों की सूची जारी की है हिडेनबर्ग ने, फिर वो सूची और उससे जुड़े हुए दस्तावेज चर्चा में आएंगे, तलब होंगे अदालतों के बीच में, और ऐसा होने पर अडानी समूह को और ज़्यादा स्पष्टीकरण देने होंगे। तो दुविधा की परिस्थिति तो इसमें बनी हुई है। अभी हमें ये करीब से देखना होगा कि घटनाक्रम किस तरह से आगे चलेगा। अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें खुलकर सामने आनी है, लेकिन अडानी समूह ने बहुत सख्ती के साथ इसको इनकार किया है और ये कहा है कि वो कानूनी उपाय देख रहे हैं। रिसर्च करने वाली फर्म अपने फैसले पर कायम है और उसका कहना है कि भारतीय नियामकों को इसकी जाँच करनी चाहिए और अडानी समूह को हमारे 88 सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से देने चाहिए जो हमने इसमें रखे हैं। बाजार में का आज आखिरी कारोबारी सत्र था। सोमवार तक हमें कुछ और स्थितियां स्पष्ट होती दिखाई देंगी इस पूरे मामले में। चलिए, देखना सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ये शेयरों की पिटाई कब रुकती है। दूसरी बात ये कि नियामक क्या इस पर कार्रवाई करते हैं, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि क्या वाकई कानूनी कार्रवाई के लिए हिडेनबर्ग के खिलाफ अडानी समूह आएगा। जैसे जैसे खबरें परतें खुलेंगी आपके पास पहुंचती रहेंगी। अब चलते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। स्टार्टअप समेत टेक सेक्टर में इन दिनों छटनी का दौर है। दिग्गज टेक कंपनी IBM भी इस लिस्ट में शुमार हो गई है। कंपनी ने 3900 कर्मचारियों की छटनी कर रही है। वहीं यूरोप की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी SAP ने 3000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का ऐलान किया। यह दुनिया भर में उसके वर्कफोर्स का करीब 2.5% है। दूसरी बड़ी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में आर्थिक मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान की करेंसी रुपया डॉलर के मुकाबले 255 के स्तर तक चला गया। यह अब तक का सबसे निचला स्तर है। इसके अलावा वहाँ नीतिगत दरों को में भी बेतहाशा बढ़ोतरी की गई है। 24% के ऊपर वहाँ की नीतिगत दरें हो गई, यानी कि रेपो रेट हो गया। सोचिए, जब बैंकों को 24% पे कर्ज मिल रहा है, पाकिस्तान की आवाम को, जनता को किस रेट पर कर्ज मिल रहा होगा। सर, दोनों में से किसी खबर पर आपकी कोई टिप्पणी? पाकिस्तान की खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है और पाकिस्तान धीमे धीमे डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ने से बचने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी रुपए में जो तेज़ गिरावट दिखाई दी, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अब दुनिया के देशों को, जो ताज़े कर्ज संकट में फंसे हुए देश हैं, जो जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, उनमें उन्हें राहत देने के लिए या उन्हें बेल आउट देने के लिए उनके विनिमय दर की प्रक्रिया को बदलने की सिफारिश कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने मनी एक्सचेंज
एक्सचेंज रेट को या अपने करेंसी एक्सचेंज रेट को रेट पर जो नियंत्रण है उनको हटाया है, और हटाने के कारण ट्रेडर्स ने बाजार में बड़ी मात्रा में बिकवाली की, और इसलिए पाकिस्तानी रुपया करीब 24 रुपये गिरा है, 255 पे डॉलर के अगेंस्ट में बिक रहा है, जो कि रिकॉर्ड अभी तक का सबसे निचला स्तर है। हमें याद रखना जरूरी है कि लगभग ऐसी ही परिस्थिति हमने इजिप्ट के साथ अभी हाल में देखी है। वहाँ भी यही परिस्थिति है, वहाँ भी IMF ने इजिप्ट से ये कहा है कि उसे अपने एक्सचेंज रेट कंट्रोल को हटाना पड़ेगा, तब उसे बेल आउट मिलेगा। पाकिस्तान की स्थिति थोड़ी ज़्यादा जटिल होती जा रही है, क्योंकि IMF अब दुनिया के देशों को, जो ताजे कर्ज संकट में फंसे हुए देश हैं, उन्हें मदद देने के लिए बहुत सारे और बड़े ढांचागत सुधारों के लिए प्रेरित कर रहा है या उनकी शर्तें रख रहा है, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए उन सुधारों को झेल पाना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई ज़बरदस्त है, पाकिस्तान में तेल की, गैस की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है, और अब समस्या विनिमय दर के टूटने की और करेंसी के टूटने की। करेंसी जितनी टूटेगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की साख उतनी ही कमज़ोर होती जाएगी, क्योंकि आयात और ज़्यादा महंगे होते जाएंगे। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। चिट्ठियों पर चलते हैं। मानो कि एक चिट्ठी और है। आज एक चिट्ठी लिखी है पेंशनर ने, जो रिटायर हैं, जिनकी पेंशन आ रही है, PF वाली पेंशन आ रही है उनकी, प्राइवेट कर्मचारी थे, 2500 रुपये पेंशन मिल रही है। क्या है उनके अरमान, ये तो आप सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस हफ्ते इकोनॉमिकम में क्या खास है, क्योंकि आपसे अगली मुलाकात रविवार को सुबह 11:15 बजे होनी है इकोनॉमिकम में। सर, क्या खास है इस बार? इस बार का इकोनॉमिकम आप ज़रूर बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि बजट सामने खड़ा हुआ है, और हमें अक्सर भारत में टैक्स पेयर्स को ये सुनने को मिलता है कि भारत के लोग टैक्स पे नहीं करते। भारत टैक्स कम पे करने वालों का देश है। 3-4 करोड़ मुट्ठी भर इनकम टैक्स देने वाले लोग पूरे देश को अपने कंधे पर लेकर चलते हैं। ये सारी सूचनाएं, जितनी जानकारी आपके पास आती है, इनके पीछे का सच क्या है? वास्तविक तौर पर क्या भारत कम टैक्स पे करने वालों का देश है, या भारत सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है? टैक्स का हिसाब किताब क्या है, और कैसे पिछले 7-8 सालों में भारत में टैक्स का पूरा ढांचा बदला है? भारत में आम लोग ज़्यादा टैक्स पे करते हैं या कंपनियां ज़्यादा टैक्स पे करती हैं? इन सारे सवालों के जवाब इस बार के इकोनॉमिकम में मिलेंगे। ये इकोनॉमिकम आपको आने वाले बजट को समझने में मदद करेगा, और टैक्स को लेकर हमारे दिमाग में जितने सवाल उठते हैं, जितने भ्रम हैं, उन्हें शायद दूर करने की कोशिश करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप मनी 9 के साथ बिताइए अब से लेकर बजट तक, क्योंकि लगातार खास कार्यक्रम, खास पेशकश बजट को समझने में आपको बेहतर तरीके से मदद करेंगे हमारी जितने भी खास प्रोग्राम आ रहे हैं। फिलहाल अब आप देखिए अरमानों की ये चिट्ठी, जो एक पेंशनर ने लिखी है। डाकिया आया, डाकिया आया। आज हमें अरमानों की चिट्ठी भेजी है प्रमोद कुमार ने। प्रमोद कुमार गाजियाबाद में रहते हैं, पेंशनर हैं, जीवन भर ईमानदारी से टैक्स चुकाया। अब वित्त मंत्री को अपनी चिट्ठी के जरिए कुछ कहना चाहते हैं। आइए पढ़कर सुनाते हैं आपको उनकी चिट्ठी। वित्त मंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद कुमार है। 66 साल उम्र है मेरी। 6 साल हो गए मुझे रिटायर हुए। तिरुपुर की एक टेक्सटाइल मिल में मैनेजर था। रिटायरमेंट पर जो पैसा मिला उससे बेटी की शादी कर दी। अब अपने बेटे के साथ गाजियाबाद में रहता हूँ, उसकी यही नौकरी है। मैडम, पेंशन भोगी भी अपनी कहना चाहते हैं। मैं उनका दर्द आपसे बांट रहा हूँ। वित्त मंत्री जी, मुझे करीब 2500 रुपये पेंशन मिलती है। नियम आप ही लोग बनाते हो, आपको पता ही होगा कि PF से जो पेंशन का हिस्सा निकलता है उससे इतनी ही पेंशन बनती है। अब आप ही बताओ, 2500 रुपये में आजकल क्या होता है? जीवन भर जिन बच्चों को पढ़ाया, बड़ा किया, अब उन पर ही बोझ हूँ। पेंशन के पैसे से मेरी और पत्नी के महीने की दवा का ही खर्च हो पाता है। कुछ और खर्चा आ जाए तो मुंह देखना पड़ता है। जीवन भर मेहनत की, यही सोचते रहे जिम्मेदारियों से निपट जाऊं तो फिर घूमूंगा फिरूंगा, तीर्थ करूंगा। जिम्मेदारी निपटी तो इस लायक भी नहीं बचे। वित्त मंत्री जी, पुरानी सरकारी नौकरी वालों का तो ठीक है, उनको पेंशन मिल जाती है। मेरे चाचा प्राइमरी में टीचर थे, 40,000 रुपया पेंशन मिलती है उनको। लेकिन सरकारी नौकरी है ही कितनों के पास। पूरे जीवन मेहनत की, टैक्स भरा, पर अब बड़ा मजबूर सा फील करता हूँ। हम गरीबी वाले वर्ग में भी नहीं आते। आपकी तमाम योजनाएं हमें छूकर नहीं गुजरती। मेरा बेटा मनोज बता रहा था कि यूरोप, अमेरिका के देश अपने बुजुर्गों का बड़ा ख्याल रखते हैं। हमें सीधी मदद ना भी मिले, लेकिन फ्री इलाज, जांच, दवा की ही व्यवस्था हो जाए।
बुढ़ापे में सबसे बड़ा खर्चा तो यही है। रेलवे में जो छूट मिलती थी वो भी अब ख़त्म हो गई। आना जाना भी महंगा है। रिश्तेदारों के यहाँ जाकर मन बहलाने भी दूभर हुआ। जीवन की सांझ में क्या ही अरमान होंगे हमारे। बस जो उम्र बची है उसमें सरकार कुछ कर दे। हमने पूरी ईमानदारी से टैक्स चुकाया है। वित्त मंत्री जी कुछ पेंशन भोगियों का सोचिएगा ज़रूर। आपका प्रमोद। ऐसे ही का तनाव